वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। गुप्त काल से संबंधित ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एसएससी हो, और इसके साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये राष्ट्रकूट काल की, सातवाहन युग की, गुप्त काल की या फिर प्रतिहार काल की। तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ ये किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ है, उस पर वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों जा रहा है? क्यों वैज्ञानिकों का ध्यान वो लौह स्तंभ अपनी ओर खींच रहा है? उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण, उसकी पुरावशेषता के कारण या फिर उसकी चमक दमक के कारण? किस कारण से वैज्ञानिक उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? तो ये होगा उसकी जंग रोधकता के कारण। यानी कि कहा जाए कि ये जो लौह स्तंभ है वो प्राचीन समय में तैयार किया गया है और उसके बावजूद भी अभी भी वो जंग रोधक है, यानी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो इसी कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान उस लौह स्तंभ की ओर आकर्षित हो रहा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वो गुप्त राजा कौन से हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले गुप्त सम्राट जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे ये किसके सामंत थे? कुषाणों के, सातवाहनों के, मौर्यों के या फिर इनमें से कोई नहीं? गुप्त जो थे ये किसके सामंत थे? तो ये थे कुषाणों के सामंत। किसके? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सबसे पहले महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौखरी, कुषाण, मौर्य या फिर गुप्त? इनमें से कौन थे जिन्होंने कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की? तो वो थे मौखरी। कौन थे? मौखरी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त साम्राज्य कौन था जिसने, जैसे कि गुप्त शासक वो कौन था जिसने कि सबसे पहले महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये घटोत्कच गुप्त था, समुद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त था? तो महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त था। महीर कुल का संबंध था। महीर कुल का संबंध किससे था? कुषाण से, मौखरी से, गुप्त से या फिर हूण से? तो महीर कुल का संबंध जो था ये किससे था? हूण से था। किससे था? हूण, यानी हूणों से महीर कुल का संबंध था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन काल में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी था और गणितज्ञ भी था? तो वो व्यक्ति कौन था? वाणभट्ट, आर्यभट्ट, भानुगुप्त, इनमें से कोई नहीं? तो वो जो महान खगोलविद और गणितज्ञ था तो वो कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। तो अगर कोई पूछे कि आर्यभट्ट किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये गुप्त शासनकाल से संबंधित है। किससे? गुप्तों से संबंधित है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? तो महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे।
कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो कि सही तरह से सुमेलित नहीं है? तो ये विशाखदत्त जो है, इनकी रचना है मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि मेघदूतम, वाग्भट अष्टांग हृदय, कामंदक नीतिसार। तो इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ये सुमेलित है, वाग्भट अष्टांग हृदय ये भी सुमेलित है, कामंदक नीति सागर ये भी सुमेलित है। लेकिन यहाँ पर भर्तृहरि मेघदूतम सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेघदूतम की जो रचना है ये किसने की थी? ये कालिदास ने की थी। मेघदूतम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कहें या फिर दरबारी भाषा कहें तो वो भाषा कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या फिर दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो कि सही सुमेलित नहीं है? दशकुमार चरित दंडिन, मृगकटिकम शूद्रक, प्रयाग प्रशस्ति रविकृति, किरातिर्जुनियम भारवी। तो इनमें से जो है प्रयाग प्रशस्ति, इनमें से क्या है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृति ये सुमेलित नहीं है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो गुप्त साम्राज्य में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? या फिर इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर के पुकारा है? वो ब्रह्मगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं या फिर चंद्रगुप्त हैं? तो भारत का नेपोलियन कह के किसे पुकारा गया है? समुद्रगुप्त को पुकारा गया है। अब यहाँ पर अगर सवाल आता है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, तो ये किसने कहा? वीए स्मिथ ने कहा। किसने कहा है? वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और क्यों कहा है? तो इसके विजयों से प्रभावित होकर। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ये विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ये क्या होगा? महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष ये जो है ये सुमेलित नहीं है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वो राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो यहाँ पर हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला जो गुप्त शासक था वो था स्कंदगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? वो कौन था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि शक वंश का अंतिम शासक कौन था। ये प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहा है कि शक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था रुद्र सिंह तृतीय। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। और उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था? राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए या फिर साम्राज्यवाद के लिए?
तो गुप्त राजवंश जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त साम्राज्य अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। सर्वराज्योच्छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? उपाधि क्या है? सर्वराज्योच्छेता। सर्वराज्योच्छेता इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। ये उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर समुद्रगुप्त द्वितीय ने? किसने? तो ये धारण की थी समुद्रगुप्त द्वितीय ने। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है? बुद्ध काल से, गुप्त काल से, हड़प्पा काल से या फिर मौर्य काल से? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है ये किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किस गुप्त शासक ने की? तो वो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था या फिर समुद्रगुप्त था? वो शासक कौन था? तो वो शासक कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसके राजकवि थे कवि कालिदास? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के। तो कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगर कोई ये पूछ दे कि कालिदास किस राजवंश से संबंधित थे, यानी किस राजवंश के राजकवि थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालिदास जो थे ये गुप्त राजवंश के कवि थे, राजकवि थे। और किसके दरबार में थे ये? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में ये थे। तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी किए? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? वो कौन सा शासक था? तो गुप्त साम्राज्य का शासक था रामगुप्त। रामगुप्त जिसने सर्वप्रथम क्या किया? तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के जारी किए थे रामगुप्त ने। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? वैष्णव मत से, शैव मत से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? ये किससे संबंधित है? तो ये हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। नवीनतम का संबंध है किससे? ये संबंधित है चिकित्सा से, धातु विज्ञान से, खगोल शास्त्र से, गणित से। तो गुप्तकालीन पुस्तक जो है वो नवीनतम का संबंध जो है ये किससे है? तो ये है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। तो पूछे कि नवीनतम पुस्तक का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। नवीनतम पुस्तक जो है ये किस काल में लिखी गई थी? तो ये गुप्त काल में लिखी गई थी। किस काल में? गुप्त काल की ये पुस्तक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर गुप्त पीरियड में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ तो वो नालंदा था, वल्भी था, कांची था या फिर तक्षशिला था। तो उत्तर गुप्त काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित को पृथक यानी कि अलग विषय के रूप में स्थापित करने वाले वो भारतीय प्रथम विद्वान कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे, धन्वंतरी थे, आर्यभट्ट थे या फिर महावीर थे? तो ये जो थे आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया।
एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है, भानुगुप्त से है, ब्रह्मगुप्त से है या फिर चंद्रगुप्त प्रथम से है। तो एरण अभिलेख का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने अपने सिक्के जारी करवाए और उसने उस पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दर्शाया है? तो वो कौन सा गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो वो कौन सा शासक है? तो ये शासक है समुद्रगुप्त। इससे ये चीज़ पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो क्या था? संगीत वादक था, यानी संगीत प्रेमी था, वीणा वादक था। तो ये चीज़ भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। समुद्रगुप्त ही वो शासक था जिसने सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के या फिर अशोक के? फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर पूछे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान जो है वो भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो ये प्रांतीय शासकों का विद्रोह था, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना और हूणों का आक्रमण। तो जो नहीं था उसे बताना है। हूणों का आक्रमण भी था, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना भी था और प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये कारण नहीं था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गोल्डन एज किसे कहा गया है? चोल काल को, गुप्त काल को, मौर्य काल को या फिर राजपूत काल को? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा गया है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दशमलव प्रणाली आविष्कार का जो श्रेय है ये निम्न में से किस युग को है? मौर्य युग को, वर्धन युग को, कुषाण युग को या फिर गुप्त युग को? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो ये किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट जो था वो किस युग में था? तो ये गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में थे ये आर्यभट्ट। तो इसका जो श्रेय होगा यानी दशमलव प्रणाली के आविष्कार का जो श्रेय होगा ये किस काल को जाएगा, किस युग को जाएगा? तो ये जाएगा गुप्त युग को। किसे जाएगा? गुप्त युग को जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था, वर्मा का निवासी था, भूटान का निवासी था या फिर अमेरिका का निवासी था? तो फाहियान जो था ये था चीन का निवासी। कहाँ का? चीन का निवासी था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में कालिदास की एक प्रसिद्ध कृति का वर्णन किया जाता है, उसकी गिनती उसमें की जाती है। वो उनकी कृति कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम। तो ये हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि सेतुबंध का रचनाकार कौन है। सेतुबंध का
रचनाकार जो है वो कौन है, तो ये है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय जो है ये सेतु बंध का रचनाकार है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस राजवंश से संबंधित है। प्रवरसेन द्वितीय, तो ये वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, शक वंश या फिर कण्व वंश। तो प्रवरसेन द्वितीय का जो संबंध है ये है वाकाटक वंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा रहा? उज्जैन, विदिशा, धारवाड़ या फिर वाराणसी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का जो महान केंद्र रहा वो था उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? वो कौन सा गुप्त शासक है जिसे कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे कविराज भी कहा गया है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो क्या कहलाते थे? दिनार, पण, रूपक या फिर कारसापण? इनमें से क्या कहे जाते थे? गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसे क्या कहा जाता था? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे इन्हें रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। इसे कहीं कहीं पर रूपक मिलेगा और कहीं कहीं पर रूपका भी मिलेगा, रूपक या फिर रूपका। तो इसे रूपक कहा जाता था या फिर रूपका कहा जाता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? शक्रोपम प्रयाग प्रशस्ति में, मंदसौर लेख में, कहोम स्तंभ लेख में या फिर जूनागढ़ अभिलेख में? तो स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार होता था वो किस एक पतन से संचालित होता था, यानी कि किस एक बंदरगाह से संचालित होता था, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये कल्याण था, काम्ब्रे था, ताम्रलिप्ति था या फिर भड़ौच था। तो गुप्त काल में उत्तरी व्यापार जो है वो किस पत्तन से संचालित होता था? तो वो है ताम्रलिप्ति। कौन है? ताम्रलिप्ति। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि श्रीलंका के राजा कौन? मेघवर्मन। तो मेघवर्मन कहाँ के शासक? श्रीलंका के शासक थे। और जैसे कि ये हो गए मेघवर्मन श्रीलंका के शासक थे और इन्होंने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर, किसका? भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो कहाँ पर इन्हें मंदिर बनवाना था? कुशीनगर में, अमरावती में, प्रयाग में या फिर बोधगया में? इन्हें मंदिर कहाँ बनवाना था? तो इन्हें बनवाना था बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया में। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 450 ईस्वी के आसपास में की थी। 450 ईस्वी के आसपास में इसने की थी, यानी कि 5वीं शताब्दी में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण जो है वो कब से प्रारंभ होता है? कुषाण काल से, सैंधव काल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है ये सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भुमरा मध्य प्रदेश से,
तिगवा मध्य प्रदेश से, बयाना भरतपुर से या फिर देवगढ़ झांसी थे। गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की? तो गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, शकों का उन्मूलन करने पर, उपर्युक्त सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरगांव लेख से या फिर विलसद स्तंभ लेख से कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख प्राप्त होता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो ये बुद्ध हैं, सूर्य हैं, शिव है या फिर विष्णु हैं। तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम जो भारतीय ग्रंथ था वो कौन सा था? कुमार संभवम, कामसूत्र, भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनमें से कौन है जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? किस विजय की खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद, किसे? शकों को पराजित करने के बाद विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये मौर्य काल में, हिंद यवन काल में, कुषाण काल में या फिर गुप्त काल में। किस काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो अगर सर्वाधिक सिक्कों की बात हो तो हम यहाँ पर गुप्त काल की ओर जाएंगे कि सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो गुप्त काल में जारी किए गए हैं। मेहरौली यानी दिल्ली, मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तृतीय सदी ईस्वी में, द्वितीय सदी में, चतुर्थ सदी में या फिर सप्तम सदी में? कब मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किया गया था? तो ये चतुर्थ सदी में किया गया था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ। बाल विवाह की जो प्रथा है ये कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो बाल विवाह की प्रथा का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। फाहियान और ह्वेनसांग जो है इसने किसके राज्यों को देखा था ये बताना है हम लोगों को। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कृष्णदेवराय क्रमशः, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, चंद्रगुप्त एवं हर्ष क्रमशः, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान जो आया था ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है ये फाहियान आया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ह्वेनसांग है ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, इसके दरबार में आया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन यानी कि फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के
समय में आया था, यानी उसके दरबार में आया था। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था क्रमशः। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश का जो शासन पीरियड था वो क्या था, ये चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये 325 से लेके 375 ईस्वी, 566 से लेकर के 597 ईस्वी, 319 से लेके 500 ईस्वी और 319 से लेके 371 ईस्वी। कब तक? तो गुप्त वंश की जो अवधि है ये क्या है, ये 319 से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में गुप्त वंश ने भारत पर शासन किया। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है ये लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी ये राजतंत्रात्मक थी। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता जैसी गुफाएं, अजंता के सरीखी यानी कि अजंता के जैसे दिखने वाली जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में और कहाँ पर है? तो उदयगिरी, विदिशा, बाघ, थार, मांडू, कहीं नहीं। तो अजंता के जैसे दिखने वाली जो गुफाएं हैं ये बाघ, थार में स्थित हैं। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फाहियान द्वारा रचा गया, क्या रचा गया? फाहियान के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया है जिसका नाम है फो कुओ की। फो कुओ की फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? गौतम बुद्ध के उपदेश का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का या फिर बौद्ध राज्यों का। इसमें किसका जो है आप लोगों को विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कालिदास ने नहीं लिखा था कौन सा नाटक? क्रमोवर्षियम, जानकी हरण, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विक्रमोवर्षियम कालिदास द्वारा लिखित है, मालविका अग्निमित्रम भी लिखी है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखी है। जानकी हरण जो है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जानकी हरण। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? सर्वोत्कृष्ट मंदिर बताना है जो कि गुप्त स्थापत्य कला का है, तो वो कौन सा है? भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला जो राजवंश था वो कौन सा था? गुप्त, शुंग, मौर्य या फिर कुषाण। तो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला जो साम्राज्य था वो था गुप्त साम्राज्य। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? यानी कि अजंता की गुफा है और अजंता की गुफाएं में कुछ अलग अलग गुफाएं हैं जिनका नंबरिंग किया हुआ है। तो इनमें से कौन सी गुफा है जिसका निर्माण गुप्त शासन काल में हुआ था? गुफा संख्या 2, 3 एवं 4, गुफा संख्या 14, 15 एवं 1 या फिर गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 या फिर सभी गुफाओं का। तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ये कौन सी गुफा है? तो ये है 16, 17 एवं 19। कौन सी है? 16, 17 एवं 19। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? वो कौन सा काल था जिसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों क्या थे? बराबर थे। तो ये मौर्य काल में, चोल काल में, गुप्त काल में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं।
तो ये गुप्त काल में थे। गुप्त काल में स्त्री और पुरुष क्या थे, बराबर थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमरकोश। अमरकोश के लेखक कौन है? तो ये है अमर सिंह है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। और ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। किसके दरबार से ये जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो किस अभिलेख में उपलब्ध है? नालंदा के, प्रयाग के, एरन के या फिर गया के? किस अभिलेख में ये उपलब्ध है, ये हमें बताना है। तो ये जो है प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इसका वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। गुप्त संवत 319-20 में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यानी गुप्त संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 319-20 में हुआ और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, किसे जो है ये गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो मालविका अग्निमित्रम जो है ये किसके द्वारा रचित नाटक है? तो ये कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस नाटक के जो नायक है, इस नाटक के जो नायक है, जो हीरो है वो कौन है? तो ये अग्निमित्रम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, पुष्यमित्र शुंग है या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी है। तो इसके नायक जो है ये कौन है? तो ये है अग्निमित्रम। कौन है? अग्निमित्रम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किस उपलक्ष्य में गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया? तो ये शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ 319-20 ईस्वी में किया। दिल्ली के मेहरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? दिल्ली का जो मेहरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है तो वो किसकी स्मृति के है? हर्ष के, अनंगपाल के, अशोक के या फिर चंद्र के? किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र की स्मृति में। किसकी? चंद्र की स्मृति में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो है ये कौन है? ये हरिसेन है। ये किस शासक का दरबारी कवि था? कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का या फिर अशोक का? ये किसका दरबारी कवि है? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो सबसे अधिक ग्राम यानी कि गांव अनुदान में देने वाले किस वंश के शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के, प्रतिहार वंश के, गुप्त वंश के या फिर पाल वंश के? तो गुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। किस काल में?
गुप्त काल में सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो भू राजस्व की दर बताना है गुप्त काल में उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग, उपज का चौथा भाग या फिर उपज का छठा भाग कितना होता था। तो गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी ये कितनी थी, उपज का छठा भाग था। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे निष्क, काकिनी, दिनार या फिर कासार्पण, निष्क, काकिनी, दिनार या फिर कासार्पण, इनमें से क्या कहा जाता था गुप्त काल के सोने की मुद्रा को? तो ये क्या कहा जाता था, दिनार। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो गुप्त काल है, पाल है, मौर्य है या फिर कुषाण है। कौन सा युग है ये? तो ये है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का जो युग है वो कौन सा है, ये गुप्त युग है। कुमार संभवम, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है ये हरिसेन, किस कवि ने लिखा? तो हरिसेन ने, कालिदास ने, वाण भट्ट ने या फिर चंद्रबर दाई ने। तो कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कौन सी? तो कुमार संभवम जो है ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।